नमस्कार। होली की तिथि को लेकर इस बार तमाम सारे भ्रम जन्म ले चुके हैं। कोई कह रहा है कि होली 2 मार्च को जलेगी पर खेली 4 मार्च को जाएगी। कई कह रहे हैं कि 3 मार्च को जलेगी इस पर और खेली 4 मार्च को ही जाएगी। पर इस पर तमाम संशय और विवाद हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन से ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी पर्दा हटाएंगे। पंडित जी नमस्कार के साथ ज्योतिष वास्तु के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वास्तव में होली किस दिन जलेगी और किस दिन खेली जाएगी। ये जो कंफ्यूजन 2 और 3 मार्च को लेकर है, थोड़ा इस पर मैं चाह रहा था कि आपकी तरफ से तस्वीर साफ हो जाए। राजेश जी, जी, पंचांगों के एकीकरण जब तक नहीं होगा और उसके लिए भारत सरकार जब तक प्रयास नहीं करेगी, हर पर्व और त्योहार में यही समस्या है। क्योंकि कोई पंचांग नासिक में बनता है जी, कोई पंचांग बनारस में बनता, और बनारस में एक ही व्यक्ति के यहां से कई पंचांग बनते हैं और कई पंचांगों में भी भिन्नता है। पंचांगों की ऐसी भिन्नता है कि पिछले एक कार्यक्रम में 2 शंकराचार्य आमंत्रित थे, तो उन्होंने कहा कि पद्मेश जी कम से कम ये तो करिए। हमने कहा आप तो 2 शंकराचार्य बैठे हैं, आप प्रधानमंत्री जी से, देश के बड़े शीर्षस्थ नेताओं से कहिए कि एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन कर दें जिससे पर्व और त्योहारों का स्पष्ट निर्धारण हो। हमारे यहाँ पंचांगों के एकीकरण जब तक नहीं होगा ये भिन्नता रहेगी। पिछले कई 100 वर्षों से ये भिन्नता होती आ रही है। अब ज्यादा भिन्नता इसलिए है कि छोटे छोटे जो चैनल हैं वो अपना कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। वास्तविकता ये है कि 2 मार्च को भद्रा है और भद्रा में होलिका दहन नहीं होती है। तो 2 मार्च की रात के बाद यानी 3 मार्च के प्रातःकाल सूर्योदय से पहले होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बनता है। तो 3 मार्च अपने आप आ जाएगा, लेकिन उस दिन अंधा फिर इसलिए माना जाएगा कि वो भद्रा का दोष लगा है, तो अंधा माना जाएगा। अंधा मानने में होली नहीं खेलती, लेकिन बच्चे तो नहीं मानेंगे, और खास तौर से कानपुर के बच्चे तो वैसे भी नहीं मानेंगे। तो खेलेंगे, खेलने दीजिए। लेकिन होली प्रतिपदा के दिन होलिका दहन के बाद जो प्रतिपदा होती है वो प्रतिपदा 4 तारीख को है, तो विधिवत तो 4 तारीख खेली जाएगी। लेकिन राजेश जी एक बात आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए, यहाँ सही माने में होली जो है 10 मार्च को ही खेली जाएगी, जिस दिन होली मेला होगा। ठीक कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जानना आपसे चाह रहे हैं तो 3 मार्च को भोर से पहले हमें होली जलानी होगी या कोई समय है उसका निर्धारण? तो 3 तारीख रात के 2 बजे, रात को 2 बजे 12 बजे खत्म हो जाएगा जी। तो 3 मार्च आ जाएगा, तो 3 मार्च तो लगी जाएगा ना। हाँ, 2 की रात यानी 3 तारीख की रात को नहीं जलेगी, 2 तारीख की रात को ही जलेगी। 3 तारीख अपने आप हो जाएगी, 12 बजे के बाद जलेगी। यानी सुबह 3 तारीख की सुबह जो है सूर्योदय से पहले जलेगी, 5 बजे सवेरे जलेगी। तो पंडित जी इसका मतलब यह है कि 12 बजे से लेकर और सुबह सूर्योदय से पहली अगर किरण फटती है तो उससे पहले होली का मतलब होलिका दहन हो जाना चाहिए। 5 बजे के आसपास जलने का एक मुहूर्त है। अच्छा, ठीक है पंडित, लेकिन प्रतिपदा है, अंधा जो पड़ता है उसका ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में अगर हम आपसे मतलब जानना चाहें और सनातन व्यवस्था में अगर इस तरह की अंधा होता है तो उसके थोड़ा सा मैं आप चाह रहा था कि वो भी तस्वीर आपके मुखारबिंद से साफ हो जाए कि वास्तव में अंधा को क्या समझा जाए। जैसे हम सामान्य भाषा में समझा रहे हैं, जैसे सड़क में स्पीड ब्रेकर होता है, हाँ, यानी आपकी स्पीड को नियंत्रित किया गया है। इसमें पर्व को नियंत्रित करने की व्यवधान है कि पर्व में जो दोष लगा है उसको हम दोष समाप्त करके, क्योंकि प्रतिपदा नहीं है,
होलिका होलिका दहन के बाद में प्रतिपदा होना चाहिए, और प्रतिपदा को ही रंग खेलने का विधान रहा, प्राचीन काल से भी रहा और आज भी है। आज भी सारे पंचांगों में अंझा ही है, और 4 तारीख को ही रंग खेलने की बात कही गई है। जी पंडित जी, एक चीज थोड़ा आपसे भी जानना चाह रहे थे कि ठीक है अंझा की एक बात है, लेकिन पंचांगों में जिस तरह का अंतर आता है, चाहे वो नासिक के परिप्रेक्ष्य में देख लें, वाराणसी में तो जितने भी पंचांग अगर आप उनका आकलन करेंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर रहता है, तिथियों का भी अंतर रहता है, मुहूर्तों का भी अंतर रहता है। ऐसा क्यों? वाराणसी में इतना अंतर आपको क्यों दिखता है? उसका एक कारण है जी कि हम आपको एक घटना बता दें। 1978 में हमने एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन भोपाल में किया, तो उसमें विजयराजे सिंधिया जी भी आई हुई थी और कैलाश जोशी भी थे तत्कालीन। वो उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे और उनके पास 5-7 विभाग थे। इन लोगों के सहयोग से इतना बड़ा सम्मेलन हो सका। वो एक घोषणा हुई कि 1,40,00,000 रुपए का हम एक आयोग बनाएंगे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, जिसमें हम 3 जोशियों को पहले रखेंगे। वो जो लोग नाम हम दे देंगे उन नामों को के वो पूरा संचालन करेंगे। वो जो 3 जो इसमें सबके कॉमन होंगे, जो जी 3 लोगों ने बड़े जोशियों ने नाम दिए, किसी में भी कॉमन नहीं था। जब कॉमन नहीं थे तो कैलाश जी ने मुझसे कहा कि आपके श्रीमाली जी के भी में उसमें कॉमन नहीं है, किसी में भी कॉमन नहीं है। अपना वासुदेवानंद जी ने तो यहां तक एक बार कहा मुझसे कि मैं तो जी 3 दिन एकादशी रह रहा हूं, मैं क्यों, क्या हो गया? बोले एक पंचांग में जो एकादशी थी तो मैं उसके हिसाब से रहा। तो बोले जो हमारे यहाँ पंडित जी आते थे आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि कल थी नहीं, आज एकादशी है, तो मैं दूसरे दिन भी रहा। फिर जब मैं गंगा स्नान करने गया तो वहां हमको मालूम हुआ कि नहीं, कल एकादशी है। तो हाँ एक शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भ्रम की स्थिति पंचांग कर सकते हैं, तो आम व्यक्तित्व को होगा। तो उसके लिए जब तक ज्योतिष आयोग नहीं बनेगा और वो निर्णय नहीं करेगा, वो भारत सरकार ही आयोग बनाएगा। पहले क्या होता, जब राजा महाराजा होते थे, उनका जो राज्य ज्योतिषी कहता था, उसी के आधार पर उस राज्य में पर्व और त्योहारों का निर्धारण होता था। जी आज कोई व्यवस्था नहीं, सारी स्वतंत्रता है और अपने अपने पंचांग निकालते, कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। एक मदन मोहन मालवीय जी ने एक बार प्रयास किया था कि पंचांगों की भिन्नता को समाप्त करने के लिए बीएचओ में उन्होंने ज्योतिष सम्मेलन किया ताकि एकता हो जाए, वो भी असफल रहे। आज तक तो एकता हो नहीं पाई पंचांगों की भिन्नता के कारण से। ये जो स्थिति है, ये स्थिति रहेगी। ठीक बात है पंडित जी। हम पंचांगों के जिस तरह के उसमें तिथियों का विवरण होता है, उसके आधार पर हम त्योहार मनाते हैं, अपने तमाम सारे मुहूर्त भी करते हैं, शादी ब्याह का अभी उसी में मुहूर्त होता है। आपको क्या लगता है, नासिक और बनारस के अलावा क्या और किसी भी शहर के पंचांगों की कोई मान्यता है क्या? नहीं, जैसे रतलाम का पंचांग है, जी उसकी भी मान्यता है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह की मान्यता है। ऐसा नहीं कि बनारस की ही पंचांग की मान्यता है। अब तो हिंदुस्तान में सभी भाषाओं को मिला करके कम से कम 40,000 पंचांग निकलते हैं। जी तो 40,000 पंचांग जब कहीं न कहीं बिक्री होते हैं। अब विश्व हिंदू परिषद भी अपना पंचांग निकालता है, कई विद्यालय भी अपने पंचांग निकालते हैं, कई अपने पुरोहित और कई अपने जो मठ हैं वो भी अपने पंचांग निकालते हैं। तो पंचांगों की जब तक राष्ट्रीय स्तर पर, जी शासन स्तर पर एकीकरण नहीं होगा, तब तक ये भिन्नता राजेश जी रहेगी। आपका जो प्रस्ताव है कि आयोग का गठन किया जाए, इस पर क्या सरकार को ही पहल करनी होगी या इसमें ज्योतिषाचार्य जो देश भर के हैं और जो पंचांगों का कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं, उन्हें सब बैठकर ये मिल बैठकर एक समन्वय समिति बना दी जाए, उसके तहत इस तरह बात हो?
हाँ नहीं, ये प्रयास बहुत बार किया जा चुका है। अच्छा। अभी भी 28 तारीख को रुड़की में एक सम्मेलन, ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है। जी। उसमें पंचांगों के एकीकरण की बात कही जाएगी। अभी 8-9 तारीख को भोपाल में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का ज्योतिष सम्मेलन हुआ, उसमें भी बार बार ये बात कही गई, जी। बनेगा। तब तक संभव ही नहीं है, क्योंकि जिसका पंचांग जहां बिक रहा वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, वो संशोधन करने को ही तैयार नहीं है। बनारस के, कम से कम बनारस के लोग ही अपने सारे पंचांगों का एकीकरण कर लें। कुछ लोग हैं वो अपना बैठ करके एक गोष्ठी करके उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये होगा। कुछ अखबारों को समाचार दे दिया, दूसरे अखबार को से जो जुड़े हुए जो थे उन्होंने कुछ और दे दिया। तो इससे क्या, जो भ्रम की स्थिति है, भ्रम के स्थिति के लिए केवल पंचांग करता और पंचांग से जुड़े ज्योतिषियों और जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। पंडित जी, क्या इस बार जो होलाष्टक है वो 24 फरवरी से लगे? आपको क्या लगता है कि कितने दिन इस बार होलाष्टक का समय क्या आपको ज्यादा दिख रहा है, पूर्व के वर्षों से ज्यादा क्या दिख रहा है? होलाष्टक तो जैसे ही राजेश जी होली जली, हाँ, वैसे होलाष्टक समाप्त, खत्म। जी जी जी। उसका दोष समाप्त। आप एक बात देखिए कि महिमा होलाष्टक में आमतौर पर शादियां नहीं होती हैं। हाँ, नहीं होती। नहीं होती। हाँ। मैं कल भी शादी में, 2 शादियों में गया। ठीक कह रहे हैं। 25 तारीख को शादी थी, उसमें भी गए थे, और साधन संपन्न एक ब्राह्मण परिवार के थे, एक पुरी परिवार की थी। जी। तो अब उनके जिस पुरोहित ने तिथि निर्धारित की होगी तो उसी के अनुसार हुई। तो आप कहाँ, किन किन चीजों पर आप ध्यान देंगे? ठीक बात है, ठीक बात है। पंडित जी, जो ज्योतिष एक तरह का मतलब प्योर गणित मान लें हम उसको, गणितीय परिप्रेक्ष्य में उसे तमाम सारे उसके कैलकुलेशंस किए जाते हैं। ज्योतिष को लेकर तमाम सारी बातें भी कही जाती हैं कि ये सही है, ये गलत है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ज्योतिष के पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते हैं। फिर भी जब मुहूर्त की बात आती है या विवाह की बात आती है तो कुंडली का विचार आवश्यक है, ये सब चीजें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मत भिन्नता है वो कभी पीछे हटने को मजबूर कर देती है और कभी कहती है कि नहीं, हम इसको बिल्कुल मान के ही चलेंगे। तो हिंदू या सनातन व्यवस्था में ऐसा क्या किया जाए जिससे ज्योतिष को लेकर तमाम सारी जो अविश्वास की भी बातें आती हैं वो विश्वास के रूप में परिणित हों? आपकी क्या राय बनती है? एकदम सही है संजय जी। जब कोई चीज चरम सीमा पर विज्ञान बढ़ता है, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे कोई भी विज्ञान हो। आज आप देखिए, आपके ही व्यवसाय में AI आया। हाँ। ये उसने क्या करना शुरू कर दिया कि आए दिन समाचार पत्रों में, मीडिया में छपता है कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया मोबाइल के माध्यम से और उसके इतने लाख की ठगी हो गई। जी। ये विज्ञान का एक पहलू है कि एक व्यक्ति को कितना मानसिक उत्पीड़न, कितनी पीड़ा दी गई। उसके पैसे गए वो तो अलग गए, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी महिला को इस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है और शासन को सब कुछ पता है। जी। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं कि आज भी रोज प्रतिदिन कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो विकृतियां तो चलेंगी ही, विकृतियों को तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको दिशा तो आप दे सकते हैं। आए दिन आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि पेपर का भय इतना ज्यादा होगा, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि 2 व्यवस्थाएं थी। एक तो आपका गुरु होता था और वो पारिवारिक गुरु होता था। पारिवारिक गुरु होने से आपका परिवार सुरक्षित रहता था। आपके घर जब गुरु पहुंचता था
तो अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरीके से बात करता था, उसकी समस्या सुनता था और बिना माता पिता के बताए हुए, उनके बिना दबाव के, और उस बच्चे की समस्या का समाधान कर लेता था। बहुत वर्षों बाद माता पिता को चलता था कि आपका बच्चा तो सुसाइड कर लेता अगर गुरुजी नहीं होते। जी। ये व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। हाँ। आज पूरा का पूरा समाज, कारण कुछ भी हो, हमारा जो पूरा परिवार है वो एकांकी हो गए। और जब परिवार एकांकी हो जाएंगे तो मुसीबत में फंसेंगे भी, और वो उनके जीवन में संकट जो होंगे वो एकांकी हो जाएंगे। ये जो पहले एक ताऊ होता था, और वो ताऊ जो है, के गोदी में बच्चा, भाई का बच्चा सो गया, बहन का बच्चा सो गया, तो उसको ये बात की चिंता नहीं परिवार की थी कि इसके साथ कहीं कुछ हो जाएगा। आज अपराध देखी कहां से कहां तक पढ़ रहे हैं, पिता की हत्या कर दे रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जानकार, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। आज ये तमाम सारी जानकारियां मीडिया की वजह से, मीडिया का जहां एक प्लस पॉइंट है कि आपको सही जानकारियां देता, वही मीडिया का एक नेगेटिव पॉइंट है कि उससे सामान और कम समझ के लोगों को ठगा भी जा रहा है एआई के माध्यम से। साइबर क्राइम तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि डकैतों से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। ठीक बात है। पंडित जी, एक थोड़ा सा चूंकि होली के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि होली जब जलती है, होलिका दहन होता है, तो क्या पूजन का विधान है, और पूजन में किस तरह की सामग्री का प्रयोग करके आप होलिका दहन में जाएं, और उसे कितने लोग जाएं, और होली की दहन जहां होता है वहां उस कितनी बार परिक्रमा की जानी चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो पाए। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि सिलसिलेवार उनका अगर बिंदुवार आप हमको बता देंगे व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबको साफ हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। होलिका दहन पर आप अपने परिवार के जो मुखिया है जी, उसको जाना बहुत जरूरी है। अगर अस्वस्थ है तो उसके बाद में जो दूसरा परिवार का जिम्मेदार आदमी है, महिला है, पुरुष है, जो भी जाना चाहिए। मतलब ये होली को लेकर नहीं। हाँ जी। होलिका दहन के समय आप कुछ लोगों को, पहले परिवार में होली जलती है। हाँ जी। हमारे परिवार में होली जलती है, हमारे गांव से जी परंपरा थी कि हमारे घर से ही अग्नि लेकर के पूरे परिवार में गांव की जो होलियां होती थी वो जलती थी। आज भी मैं अपने परिवार में खुद ही सब होलिका दहन करता हूँ। तो मेरे परिवार के सारे सब लोग बैठते हैं। तो होलिका का जो पूजन का विधान है वो 7 चक्कर लगाने के, यानी हमारे प्रकार के 7 बिंदुओं को, जो जीवन के बिंदु हैं, उनको जी। पूर्ति करने की हम कामना करते हैं। किससे करते हैं? अग्निदेव से। 5 हाँ। तत्वों के साथ में पहला है अग्निदेव है। फिर हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि आपसे ही ऊर्जा प्राप्त हमें हो। फिर हम करते हैं विष्णु से प्रार्थना। फिर हम करते हैं गणेश जी से कि हमारे सारे विघ्नों को दूर करें, सारे विकारों का विनाश कर दें, सारे सब कुछ कर दें। और फिर अंत में भगवती करते हैं, यानी 5 देव जो हैं उनकी हम परिक्रमा करके हम उनसे कहते हैं कि आप हमको स्वस्थ रखें, और अगले वर्ष जब हम होलिका दहन करें तो हमारी रक्षा करें। हम होलिका का नहीं पूजन करते, जी। होलिका के माध्यम से इन 5 देवों की पूजा करते हैं, जिसमें प्रधान देव है अग्निदेव। जी। पंडित जी, इसमें बहुत सारे लोग बल्ले ले जाते हैं और अबीर भी ले जाते हैं, चावल का अक्षत भी ले जाते हैं, फूल वगैरह रहते हैं। गन्ने का एक विधान है कि गन्ने के पीछे चने का वो, हालांकि उसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है, लेकिन ये टोटलिटी में अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं, जो हमारा एक है कि विश्व हमारा हमारा है, हम किसी अपने लिए या पूरे देश के लिए केवल बात नहीं करते, मानव जाति के विकास और समृद्धि की बात करते हैं। तो थोड़ा मैं चाह रहा था कि वो भी परिप्रेक्ष्य आप हमको सामने रख दें, ताकि एक साफ हो जाए कि होली क्यों। राजेश जी, होलिका दहन से पहले, माने प्रहलाद के उत्पन्न होने से पहले भी होली जलती थी। जी। हिरण्यकश्यप के जन्म से भी पहले होली जलती थी। जी। उसके पीछे आधार था। हमारा जो समाज है
वो समाज सबसे पहले हमारी जब फसल आती है तो हम अग्नि के माध्यम से भगवान को अर्पित करते हैं। इसे कहते थे अन्येष्ट यज्ञ। ये हमारा अन्येष्ट यज्ञ होता था। और ये अग्नि को हम जला करके सारे लोग जो है, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग वहां इकट्ठा होते थे। और गन्ना गन्ना को भी, फसल को भी, गेहूं की भी बुवाली होती थी, चने की भी बुवाली होती थी, जो भी फसल होती थी वो अग्नि को अर्पित करते थे। और उससे प्रार्थना क्या करते थे, हे अग्नि देवता, आप मुझ पर कृपा करें, आप वर्षा करेंगे, वर्षा से धरती संपन्न होगी, धरती जब संपन्न होगी तो अन्न संपन्न होगा, अन्न ही हमारा जीवन है और आपके हाथ में हमारा जीवन है। इस कारण से हम अन्येष्ट यज्ञ की पूजा करते थे। इसे कहते थे वैदिक काल में अग्नेष्ट, अन्येष्ट माने अन्न का यज्ञ करते थे, अन्येष्ट। ठीक बात, ठीक बात। पंडित जी, एक थोड़ा सा चलते चलते मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक तो आपका इस होली में, 2026 की होली में क्या संदेश है ताकि मानव जाति विकास और समृद्धि के रास्ते पर जाए, लोगों की तकलीफें खत्म हो। दूसरा ये कि भैया दूज कब मनाया जाए? भैया दूज 5 तारीख को है, उसी दिन आप मनाइए। और एक जी काम और जरूर करना, सभी से अनुरोध है मेरे दर्शकों से और जी खास तौर से इस चैनल के माध्यम से, कि भाई के यहाँ जाइए, भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए और बहन से ही टीका कराना चाहिए, उसके यहाँ भोजन करें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको उपहार दें। जब आप बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन का सम्मान, बहन की स्थिति, सारी सब चीजें आपके सम्मुख होती हैं, उसे क्या परेशानी है क्या नहीं है। सामाजिक समरसता का संदेश देता होली। हम जी अपने समाज में किस प्रकार से रहें, हमारे अंदर कैसे सामाजिक समरसता होगी। आज राजनीति ने जाति और धर्म के नाम पर सब चीजों का बंटवारा कर दिया है। जी अपने अपने लोगों के संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है, क्षत्रियों के संगठन है, तो हम हर हर जातियों के अब धीरे धीरे संगठन हो गए हैं, तो जातियों को हम बंटवारा करते हैं। लेकिन होली एक ऐसा पर्व था जब हम आपस में एक तमाम प्रकार की भ्रांतियों को, तमाम प्रकार की वैमनस्यताओं को समाप्त करके गले मिलते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उसका सम्मान करते थे कि जो कुछ भी हमारी आपकी वैमनस्यता थी हमने अग्नि में स्वाहा कर दी है, अब हमारे आपके बीच में वैमनस्यता नहीं। तो सामाजिक समरसता का पर्व है, इसलिए आप सबको सामाजिक समरसता, अगर आपकी बहन से या किसी रिश्तेदार से संबंध खराब है तो होली के दिन या होली के बाद जब भी आपको अवसर मिलता है, गंगा मेला तक आप उसके घर जाइए और उससे गले मिलिए और उससे कहिए अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को क्षमा करें और भविष्य में हम लोग संगठित होकर के जीवन यापन करें, अपने परिवार का कल्याण करें, हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र का कल्याण करें। ठीक बात है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मुझे लगता है कि होली के परिप्रेक्ष्य में जो भी कंफ्यूजन थे वो सब खत्म हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। होली वास्तव में, या होली को लेकर जो आपके जहन में तमाम सारे भ्रम चल रहे थे वो दूर हो गए होंगे। वास्तव में होली 2 तारीख को 12 बजे के बाद, वैसे तो पंडित जी ने जिस तरह का मुहूर्त बताया है वह सुबह 4 से 5 के बीच में है। अगर आप होलिका दहन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। लेकिन होली में रंग 4 मार्च को ही खेला जाएगा, भैया दूज 5 मार्च को ही है। तो ये सब कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। चलते चलते किसी ने सच कहा है कि कभी ना दूर हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्यौहार है, ऐसा मेहमान बन के आए कि आपके दुख दर्द दूर हो जाएं। धन्यवाद।